डॉक्टर शैलजा सक्सेना किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध महाविद्यालय की प्रोफेसर रहीं और अब कनाडा में रची बसी कवित्री, कहानीकार, साक्षात्कारा और अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को एक मुकाम तक ले जाने वाली डॉक्टर शैलजा लेखन प्रतिभा की धनी हैं। वे मानवीय रिश्तों की, मानव मूल्यों की अद्भुत व्याख्याता भी हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पहचान एक शाम की। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम है, सुनने चलोगी? पड़ोस की जया मुखर्जी ने पूछा। म्यूजिक प्रोग्राम? सुनकर उसकी आंखें कुछ चमकी थीं। अरसा हो गया किसी संगीत कार्यक्रम या नाटक या किसी भी तरह के ऐसे माहौल तक में गए हुए उसे। कितने बजे है? उसने उत्सुकता से पूछा। 6:45 से शुरू होगा, पर घर से 5:30 तक तो निकलना ही पड़ेगा। मैनेज कर लो तो चलना, मैं जा रही हूँ। जया ने पूरी सूचना दे दी थी। जाने आने का साथ भी है, जगह ढूंढने की दिक्कत से भी बचा जा सकता है। मन में लालच आ गया विनीता के। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। सब काम हो गए तो फ़ोन करूँगी आने का। हाँ, लौटने में क्या बच जाएगा? सब खबर रखना ज़रूरी था। 9:30 से 10 के बीच का समय हो सकता है। चल सको तो अच्छा है, पर ना हो पाए तो कोई मलाल की बात नहीं। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी कहाँ जा पाती थी। ये ख्याल रहता था कि ये अकेले ना रहें या मेरा उनके पास रहना ही सबसे बड़ा काम है। जया शायद विनीता की मनःस्थिति समझ रही थी। भीतर की माँ और निजी अस्तित्व में द्वंद्व शुरू हो गया था। बच्चे तो राकेश भी रख सकते हैं, वो कहाँ मना करते हैं मुझे जाने से, पर छोटा रोएगा मुझे छोड़ते हुए। फिर सुबह ही लाई सब सब्जियां साफ करके रखने का काम भी पड़ा है। सुबह से घर बाहर दौड़ते दौड़ते थक भी कितना गई हूँ। मन द्वंद्व में और उलझता उससे पहले ही जया को संक्षिप्त सा उत्तर देकर फ़ोन करूँगी 4:30 तक वो निकल आई थी। चाहती नहीं थी कि मन की छायाएं कोई दूसरा पढ़े। घर जाने से पहले छोटे को स्कूल से लेकर आई। घर आकर चाय दूध नाश्ता करते कराते कुछ समय निकल गया। चाय का कप लेकर वो राकेश के पास आ बैठी। तुम अगर कहो तो मैं शाम को नेहरू सेंटर हुआ हूँ, जया जा रही है। राकेश ने नज़र उठाकर विनीता को देखा, फिर खरखराए शब्दों में कहा, जाना है तो जाओ, मुझे क्या कहती हो? नहीं मतलब तुम सब संभाल लोगे? खाना मैं बनाकर रख जाऊंगी, पर बच्चे? हाँ, कर लूँगा। एक तना हुआ सा उत्तर कानों में आकर पड़ा। हाँ, कह तो रहा है वो, फिर क्यों मन चाहता है कि वो प्यार से उससे कहे। कितना समय हो गया, तुम कहीं गई ही कहाँ हो, तुम जरूर जाओ। ऐसा मनोहार भरा स्वर सुनने को पिछले 10 साल से उसके कान तरस रहे हैं, पर राकेश को ये सब लाग लपेट वाली बातें नहीं आती। एक आध बार विनीता ने खुलकर कहा भी था कि जब तुम काम में कमियां जोश खरोश से निकाल सकते हो तो किसी बात की तारीफ भी तो कर सकते हो, कभी प्यार से भी तो कुछ कह सकते हो। उसे राकेश का दिया तर्क याद है। उसने कहा था, तुम सेल्फ सिंपैथी चाहती हो, सोचती हो मैं बेचारी यहाँ घर के कामकाज कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, तो सबको मुझसे सिंपैथी होनी चाहिए कि बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। मैं भी तो नौकरी करता हूँ, रोज़ ऑफिस से आकर तुमसे उम्मीद करूँ कि तुम कहो कि हाय बेचारा कितनी मेहनत करता है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये सब कहते हुए राकेश की भाव भंगिमा ऐसी थी कि विनीता के दिल पर भूसा सा लगा था। लगा चेहरे पर किसी ने कस कस कर कई थप्पड़ जड़ दिए हों। सेल्फ पिटी, सेल्फ सिंपैथी, कहाँ प्यार के चंद शब्द सुनने चाहे थे और कहाँ ये क्रूर विचित्र विश्लेषण सुनना पड़ा। दफ्तर में की गई पैसे वाली नौकरी और घर की 24 घंटे की बिन पैसे की ताबेदारी, क्या समानता है दोनों में? जी में आया था भीतर के बिलबिलाते आंसुओं के साथ जरा ये बात पूछूं उससे, पर राकेश की चढ़ी भौहें और फूले नथने बता रहे थे कि बात आगे बढ़ी तो नारी जाति की महानता पर ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे कि। उस दिन के बाद उसने प्यार भरे कोमल संवेदनशील शब्दों की मांग नहीं की। शब्द सुने भी, पर उनके ताप से बचने की बराबर कोशिश की। आज भी मन जब फिर उस नेही के लिए छटपटाया तो पल दो पल में ही उसने खुद को साध लिया। घड़ी देखी तो 4 बज रहा था। झटपट दाल चढ़ाई, सब्जी काटी, छौंकी,
चावल धोकर नाप कर पानी भर भगोना गैस पर ही ढककर रख दिया। जाकर राकेश को बताया कि सब बनकर तैयार है, बस चावल वाली गैस ऑन कर लेना। कितना काम बाकी पड़ा था और 4:45 बज गया था। उसे लगा वो एकदम पस्त हो गई है। अभी फ़ोन करके जया को बताना भी है कि वो आएगी भी कि नहीं। क्षण भर को विनीता पस्त सी सोफे पर बैठ गई। सोचा मना कर दूं, भागा दौड़ी कर रही हूँ सुबह से, अब ऐसी थकी हुई सी जाऊंगी तो क्या एंजॉय करूंगी। फिर ट्रेन बदल बदल कर जाना, मौसम भी इतना ठंडा है, लौटने पर सबके मुंह फूले होंगे, छोड़ ही दूँ। ऐसा भी क्या कर लूँगी प्रोग्राम में जाकर। राकेश से फिर एक बार टटोलने की गरज से पूछा, तो मना कर दूं क्या? आधुनिक पुरुष का पत्नी को स्वतंत्रता का अधिकार देता सा वही खरखराया स्वर आया। जो करना है सो करो, फिर मुझसे ना कहना। थकावट और इच्छा के बीच चलते द्वंद युद्ध में वो पल भर स्तब्ध सी राकेश को देखती रह गई। क्या मुसीबत है, हाँ कहूँ तो मुश्किल और ना जाऊँ तो भी चैन नहीं। कहीं कोई प्रोत्साहन का स्वर नहीं, बात नहीं। औरत घर से कदम निकाले तो घर के सब काम करके ही, और घर के काम करके भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाहर निकले तो अपराधिनी भाव से। सबके सब काम खत्म करके ऐसे में कितनी ताकत रह जाती है और कितना उत्साह रह जाता है कुछ करने का। खैर, फ़ोन तो करना ही था दोनों हालातों में। चुस्त हाथों से उसने फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया तो उधर से जया का प्रफुल्लित स्वर सुनाई दिया। हेलो। मन अभी तय नहीं कर पाया था। यही बात अगर अपने लिए ना होकर राकेश के लिए होती, उसके साथ कहीं जाना होता या बच्चों के काम से जाना होता, तो क्या इतने थके होने के बाद भी क्या तुरंत वो चलना पड़ती? फिर जया को देखो, 55-60 वर्ष के बीच में है, अभी नौकरी से रिटायरमेंट लिया है, पर नई भाषाएं सीखने और इधर उधर के कई कामों में बराबर व्यस्त रहती है। लंदन की विदेशी भूमि पर अपनी पहचान से जुड़ने के लिए बराबर नेहरू सेंटर जाती रहती है। वो खुद भी तो इसी पहचान से जुड़ने के लिए भटक रही है, तब मौका पाकर क्यों ऐसी पस्त है? बरबस मुंह से निकला, ठीक है, मैं मिलती हूँ स्टेशन पर 5:30 बजे। कहने के साथ ही सारा असमंजस बर्फ की पतली झिल्ली सा टूट गया। पैरों में जैसे स्प्रिंग लग गए, भागम भाग शुरू हो गई। उन्हीं 10 मिनट में कपड़े इस्त्री हुए, शावर किया और बाल बांधकर तैयार हो गई। आज पहली बार लंदन की मेट्रो ट्रेन में सलवार कमीज़ पहन बिंदी लगाकर जा रही थी। चाहे कितने ही भारतीय यहाँ क्यों ना रहते हों, तब भी यहाँ के लिए सब विदेशी ही हैं, पराए। वैसे ही लोगों की निगाहें उठती हैं, बिंदी लगा लो तो और अधिक निगाहें झेलो। सलवार सूट का अधिकांश भाग तो ओवरकोट में छिप जाता है, पर बिंदी भारतीयता का पासपोर्ट बनी माथे पर दमकती है। कोई और मौका होता तो जैसा देश वैसा भेष ही चलता, पर शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए जैसे खास तमीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे ही उस सभा में जाने के लिए खास तहजीब की भी ज़रूरत होती है। फिर जया भी साथ थी, 2 का साथ अजनबी ज़मीन पर हिम्मत बन गया। ठीक 5:30 बजे वो थकावट, बच्चों, घर, बादल घिरे मौसम और ठंडी हवा को ख्यालों से निकाल स्टेशन पर खड़ी थी। चलते समय छोटे लड़के ने कुछ फैल मचाई थी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, मैं भी चलूँगा के कई प्रश्न इच्छाएं उसने विनीता के सामने फैला दी थी। इन्हीं प्रश्नों इच्छाओं को तो ओढ़े हुए वो जी रही है और अपनी पसंद नापसंद भूलती जा रही है। गनीमत थी कि राकेश ने उसे प्ले स्टेशन पर खेलने का लालच देकर भरमाने की कोशिश की। उसका मन विनीता से उचाट होकर खेल की तरफ मुड़ गया, पर विनीता के बाहर की ओर बढ़ते कदमों से उसने आखिरी सवाल किया था, वापस तो आओगी ना? वो अचकचाकर रुक गई थी। क्या 4 साल का छोटा सा बच्चा भाप गया था कि वो उन सबकी सामूहिक इच्छा के विपरीत अपनी इच्छा को ढूंढने निकल रही है? क्या उसे डर है कि माँ की निजी इच्छा में वो दूर अलग थलग पड़ जाएगा? विनीता ने क्षणांश उसे देखा और अपनी बाहों में कसकर बांध लिया। ज़रूर वापस आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। उसके गालों पर अपने स्नेह का विश्वास अंकित करते हुए उसने कहा था। वो भी विनीता से अलग हो उसके गालों से अपने नन्हे होंठ छुआता हुआ सगर बोला, आई नो यू विल कम बैक। लंदन की तेज़ भागती अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठे विनीता का मन बेटे की उसी बात में खोया हुआ था। जब से दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़ बाहर निकली है, तब से घर और घर के लोगों की इच्छाओं से इतनी बंधी हुई चल रही है कि स्वयं को भी भूल गई है। कभी कॉलेज के दिन
अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपने को कुछ होने कुछ करने के वायदे याद आते हैं तो मन भर भरा जाता है। क्या उम्र यूं बर्तन धोते खाना बनाते निकल जाएगी? इस विदेश में नए सिरे से पढ़ाई करने और कविता कहानी की दुनिया छोड़ कंप्यूटर पर आंकड़े लिखने मिटाने को मन अभी भी नहीं राजी। तब क्या करूं? विनीता इसी उधेड़बुन में पड़ी थी कि जया का स्वर सुनाई दिया। स्टेशन आ रहा है। स्टेशन से बाहर आते ही तेज ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। मन के उधेड़बुन का जाल उस हवा में छितरा गया। आसमान साफ हो गया था। अंधेरे की हल्की चादर ने पास के हाइड पार्क, सड़कों गलियों को अपने में ढक लिया था, पर सड़कों के बल्बों, दुकानों के साइन बोर्डों और रेस्टोरेंट्स के आसपास की रोशनियों ने छिपते हुए दिन को मानो थाम रखा था। आसमान पर चौथ का चांद मुस्कुरा उठा। मन हल्का हुआ आया, पैरों में सुतह दृढ़ता आ गई। वो जया से उस जगह का इतिहास सुनती, मजाक करती चलने लगी। जया 40 साल से लंदन में थी। 1960 में अकेले लंदन पढ़ने के लिए आकर उसने अपने परिवार के प्रोग्रेसिव होने का परिचय दिया ही था, पर अपने आत्मविश्वास को भी प्रमाणित किया था। फिर ब्रिटिश युवक से ही सन 65 में विवाह करके उसने अपनी आधुनिकता का भी परिचय दिया था, पर उसकी ये आधुनिकता जीन्स पहने कसे टॉप में मेकअप से संवरी युवतियों से भिन्न थी, जो बाहर से नए कपड़ों में होने पर भी भीतर से उन्हीं पुराने मापदंडों से पास पड़ोस और जान पहचान वालों को तौला करती थी, जिन्हें शायद उनकी नानी ने उन्हें थमाया था। गहरी पीली बनारसी साड़ी और रोली की बड़ी सी बिंदी में सजी जया बता रही थी कि उनके पति अधिकतर उन्हें साड़ी में ही देखना चाहते हैं, और यही नहीं, 35 वर्ष तक अपनी नौकरी में भी वे साड़ी ही पहनकर स्कूल में पढ़ाने जाती रही थी। अपनी पहचान को साथ लिए वे विदेशी वातावरण और विदेशी के साथ चमक रही थी। ये बात कम ध्यान देने योग्य थी। नेहरू सेंटर पहुंचकर वो वहां पहुंचे लोगों से विनीता का परिचय कराने लगी, पर वो परिचय विनीता के वर्तमान का कहाँ था, अतीत का था। विनीता दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती थी। लोग वर्तमान से अधिक रुचि रखते हैं। अब क्या करती हो कि प्रश्न ने विनीता को बार बार छीला, पर प्रश्नकर्ताओं ने चेहरे के भावों को देखते ही अपनी सलाहों की सहजता से छिले हुए पर मानो फाया रख दिया। कैरियर की अनेक सलाहों को संभाले वे लोग हॉल में जा बैठे। तानपुरे, तबले और हारमोनियम के बीच विभिन्न रागों में गले की कारीगरी और भावों के लोच के बीच झूलता मीना मल्होत्रा का स्वर सारे हॉल में छा गया। विनीता का मन स्वर की बंदिशों में डूबने उतरने लगा। राकेश को शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं, अतः कुछ और ही गाने बजते हैं। आज शादी के बाद अपने पसंद के कार्यक्रम में आकर उसका मन खुशी से उमगने लगा। कानों से मन तक उतरते स्वर, मीना का आत्मविश्वास से चमकता चेहरा और अपने स्वर की पहचान की छाप दर्शकों के मन पर छोड़ने की ललक, घर की खाने सफाई की चिंता से बिल्कुल अलग दुनिया में उसे ले जा रही थी। विनीता को लगा वो पुराने वक्तों के गलियारों में घूमती कुनकुनी धूप में गुनगुना रही है। मन की घाटियों चोटियों सब पर उजास फैल गई। गायिका का स्वर तार सप्तक के स को छू रहा था। सारा हॉल स्वर की चरमता से कांप सा रहा था। उस सारी मंत्र मुग्धता के बीच कैसे ना जाने उसकी निगाह कलाई पे बंधी घड़ी की ओर उठ गई। 8 बज रहे थे। बच्चों ने खेलना रोक दिया होगा, शायद वो लोग खाना भी खा चुके होंगे। कहीं राकेश को तंग ना कर रहे हों। राकेश यहाँ होते तो क्या कहते ये गायन सुनकर? क्या उन्हें अच्छा लगता? शायद कहते कि एक ही पंक्ति को 50 तरीकों से दोहरा कर गाने से लाभ क्या पता अच्छा ही लगता। पर वो तो ऐसे प्रोग्रामों में कतई आने को तैयार नहीं होते। कलाओं में उनकी दिलचस्पी अधिक नहीं, बल्कि अक्सर विनीता और उनमें लेखकों उनकी रचनाओं को लेकर बहस हो जाती थी। राकेश लेखकों को मात्र उपदेशकर्ता मानकर उनकी कटु आलोचना पर उतर आता, उन्हें पराजीवी कह जलीकट्टी सुनाता और बात धीरे धीरे सार्वजनिक स्तर से हटकर निजी स्तर पर उतर आती। तब विनीता के कभी आंसू बहते तो कभी स्वर ऊंचा हो जाता। हार कर कितनी बार उसने कहा था, क्या मेरी पसंद या इच्छा का मान रख तुम इतना कड़वा बोलना छोड़ नहीं सकते? तुम चाहती हो कि मैं जो सोचता समझता हूँ वो कहना छोड़ झूठ बोलने लगूं? राकेश तल्खी से कहता। झूठ ना बोलो, पर कम से कम दूसरे की बात, उसके विचार सुनने समझने की कोशिश तो करो। वो स्वर साधने लगती। क्या नहीं सुना मैंने और क्या नहीं समझा, बोलो, यही तो कह रही हो ना तुम?
और बहस नए सिरे से अपने को दोहराने लगती। शायद इस शाम आए होते तो हॉल से निकलते ही मुंह बनाते कि कितना टाइम वेस्ट करा दिया, पर वो क्यों यहाँ होकर भी ये सब सोचने में अपना समय गंवा रही है। मन के कान जो स्वरों की मिठास की जगह झगड़े की तलखी सुनने लगे थे, सजग हो पुनः वर्तमान में आ गए। उसने अब की बार मन को भी जबरन घर और राकेश की पसंद की चार दीवारी से बाहर निकाला। राग यमन के स्वरों में गायिका के स्वर की मिठास घुल रही थी। बारी बारी जतन करूं मैं कि पंक्ति पर स्वर लहरी भावों के गोते लगा रही थी। विनीता भी जतन कर अपने मन को उस शाम की पहचान से बांधने लगी। राकेश के लिए वो यहाँ नहीं है तो अपने लिए है। मन ने कहा, देखा कितना अच्छा किया जो अपने से लड़ झगड़ कर अपने लिए कुछ समय निकाल ही लिया। घर रह जाती तो जीवन की अनेक शामों में से फिर एक शाम अपनी संभावनाओं में तुमसे अछूती रह जाती। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने तक उसका मन स्वर लहरी के आनंद में डूबता उतरता रहा। रात के 9 बजे जब वे लोग हॉल से बाहर आए तो उसका मन जया के लिए कृतज्ञता से भरा था। वो न आ रही होती तो रात को रास्ता ढूंढ यहाँ तक आ पाना सारी दृढ़ताओं प्रतिज्ञाओं के बाद भी उसके लिए असंभव रहता। बाहर हल्की स्नो शुरू हो गई थी, जो लंदन के मौसम के लिए लगभग नई बात ही थी। उसका मन शाम के वातावरण से बंधा खिंचे तार सा झंकृत था। मन का उजास छोटे छोटे टुकड़ों में मानो आसमान से झर रहा था और वो सोच रही थी, घर के कामों और उजास के ऐसे छोटे लम्हों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता क्या? ऐसे कुछ घंटों को हफ्तों और महीनों की थकावट भरी जिंदगी में पाना असंभव तो नहीं? फिर क्यों वो खुद को भूल बैठी? अपनी पसंद को धकेलते धकेलते इतने पीछे ले गई कि घर की सीलन और अंधेरे भरी किस अलमारी में उसे बंद कर दिया ये भी भूल चुकी थी। पर आज की शाम की उजास ने उसकी पहचान को अंधेरे में भी पहचान लिया था और अब वो अपनी जुगनूई पहचान का हाथ थामे उजास के लम्हों से घिरी वापस लौट रही थी अपनी व्यापक पहचान, अपने परिवार के पास। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी पहचान एक शाम की। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।